हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका हमारे चैनल रोहित मैथ क्लब पे। दोस्तों आज हम बात करेंगे क्लास 10th एनसीईआरटी के चैप्टर 1.1 रियल नंबर वास्तविक संख्याएं। इस चैप्टर का आज हम पूरा जीरो से शुरुआत करेंगे और पूरा चैप्टर आपको बताएंगे बिल्कुल आसान तरीके से। आप वीडियो को पूरा देखिएगा, पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। और अगर पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। तो आइए देखते हैं वास्तविक संख्याएं किसे कहते हैं। वास्तविक संख्याएं जिन्हें रियल नंबर भी कहते हैं। तो वास्तविक संख्याएं किसे कहते हैं, इसको हम पहले आपको डिफिनीशन बता देते हैं, उसके बाद हम शुरुआत करेंगे कि वास्तविक संख्याएं में क्या क्या होता है। तो नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, भाज्य, अभाज्य, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, इन सभी के समूह को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। अब हम शुरुआत करते हैं। तो पहला मेरा है प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है, प्राकृतिक संख्याएं। फर्स्ट हम देखेंगे प्राकृतिक संख्याएं, ठीक है, जिसे नेचुरल नंबर कहते हैं। नेचुरल नंबर, ठीक है। तो प्राकृतिक संख्याएं किसे कहते हैं, जैसे ये हो गया 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 डॉट, ये अनंत तक चली जाए, ठीक है। तो इसको ही हम प्राकृतिक संख्याएं यानी नेचुरल नंबर कहते हैं, जिसको हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। 1 से लेके अनंत तक चली जाएं वैसी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। और प्राकृतिक संख्याएं को हम एन से, कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब आइए देखते हैं पूर्ण संख्याएं। अगला मेरा क्या है, पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं, अगला है पूर्ण संख्याएं, होल नंबर बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें जीरो से शुरुआत होगा। जीरो जो इसमें मेरा छूट गया था वो जीरो यहां पे आ जाएगा, अनंत तक चली जाए, इसको बोलते हैं होल नंबर यानी पूर्ण संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं एक से शुरुआत हो रही थी, अनंत तक जा रही थी। होल संख्याएं यानी पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, होल नंबर जीरो से शुरुआत होती है और अनंत तक चली जाए, इसको बोलते हैं पूर्ण संख्याएं, ठीक है। चलिए तीसरा, अगला देखिए। अगला है पूर्णांक यानी इंटीजर, ठीक है। अगला क्या है मेरा, पूर्णांक। पूर्णांक, ठीक है। अगला है पूर्णांक, इंटीजर बोलते हैं इसको। इसको क्या बोलते हैं, इंटीजर में क्या होता है, इंटीजर में होता है कि यहाँ पे 1 से शुरुआत हो रहा था जो अनंत तक जा रहा था, प्राकृतिक संख्याएं नेचुरल नंबर। यहाँ पे जीरो को भी साथ में ले लेंगे और अनंत तक चला जाएगा, तो ये हो गया आपको पूर्ण संख्याएं, होल नंबर। अब इंटीजर यानी पूर्णांक में क्या होता है कि निगेटिव नंबर भी आ जाता है, ठीक है। जैसे यहां देखिए जीरो हो गया हमारा बेस, 1 2 3 4 5 डॉट 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 इधर चला जाएगा, ये हो गया -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है। तो माइनस प्लस जीरो सब जिसमें आ जाए उसको बोलते हैं पूर्णांक यानी कि इंटीजर, ठीक है। किसी को कोई डाउट, सबको समझ में आ रहा है अच्छे से? अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है नंबर 4। नंबर 4 हमारा है अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं, अभाज्य अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं यानी इनको बोलते हैं प्राइम नंबर, ठीक है। जैसे कि इसको पढ़ने से ही पता चल रहा है, अभाज्य मतलब ये वैसे संख्याएं जो एक और खुद के पहाड़े में आए, जो एक और खुद से ही सिर्फ डिवाइड हो, वो वैसी संख्याओं को अभाज्य संख्याएं यानी कि प्राइम नंबर बोलते हैं। जैसे देखिए, जैसे हो गया हमारा 2 3
5, 7। ठीक है, ये आगे भी बढ़ सकते हैं, 11 आगे भी जाएगा। ये संख्याएं क्या है, ये सिर्फ खुद से डिवाइड होंगी या फिर 1 से। ठीक है, ये और किसी के पहाड़े में, जैसे 2 को देखिए, 2 को हम अगर लेते हैं तो 2 सिर्फ या तो 1 से जाएगा या फिर 2 से जाएगा। अगर हम 3 को लेते हैं तो 3 या तो खुद से जाएगा या 1 से जाएगा। ठीक है, 5 को लेते हैं तो वही कंडीशन है, या तो 5 से जाएगा या फिर 1 से जाएगा। तो वैसी संख्याएं जो खुद के पहाड़े में आए और 1, इन दोनों से ही डिवाइड हो, वैसी संख्याओं को हम लोग अभाज्य संख्याएं बोलते हैं, यानी प्राइम नंबर बोलते हैं। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए, अब इधर चलते हैं। ठीक है, पांचवा हमारा है भाज्य संख्याएं। ठीक है, पांचवा क्या है, भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं, ओके। अब भाज्य संख्याएं जो खुद के पहाड़े में आए और दूसरे के भी पहाड़े में आए। ठीक है, जो खुद से भी कटे और दूसरे से भी कटे, वैसी संख्याओं को हम लोग भाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे यहां पे हो गया, यहाँ पे 4, 6, 8, 10, 12। अब यहाँ पे देखिए 4 है ना, ये 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 1 से भी कटेगा। ठीक है, अब 6 देखिए, 6 है ना, 6 ये 1 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा और 6 से भी कटेगा। जो खुद से और दूसरों से भी कट जाए, डिवाइड हो जाए, वैसी संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नंबर 6। सबको अच्छे से समझ में आ रहा है? किसी को कोई डाउट नहीं है? अगर कोई डाउट होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं, और अच्छे से समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगला जो हमारा आने वाला है वो है परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं, अगला क्या है हमारा, परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो परिमेय संख्याएं जो होती हैं, इसको हम लोग P बाई Q के रूप में लिखते हैं। P बाई Q के रूप में लिखते हैं। ठीक है, परिमेय संख्याओं को हम लोग क्या करते हैं, P बाई Q के रूप में लिखते हैं। तो जैसे एग्जाम्पल में आप देख लीजिए, एग्जाम्पल जैसे 2/3, 4/5, 6/9, 16/18, ये सब क्या है, ये सब परिमेय संख्याएं हैं। सब P बाई Q के रूप में है, तो ये परिमेय संख्याएं हैं। ठीक है, लेकिन यहां पे एक चीज और क्या है वो आपको देखना है कि नीचे वाला जो नंबर है वो कभी भी 0 नहीं हो सकता है, यानी कि Q जो है वो कभी 0 नहीं हो सकता है। ठीक है, नीचे वाला नंबर कभी 0 नहीं होगा। तो P बाई Q जहां Q इज नॉट इज इक्वल टू 0, ये आपको परिमेय संख्या में याद रखना है। P बाई Q के रूप में परिमेय संख्या होती है जहां Q इज नॉट इज इक्वल टू 0, क्योंकि Q अगर नीचे 0 हो जाएगा तो ये इन्फिनिटी तक चला जाएगा और हमें वहां तक नहीं जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे P बाई Q जहां Q इज नॉट इज इक्वल टू 0, इसको इज नॉट इज इक्वल टू बोलते हैं, मतलब बराबर नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया परिमेय संख्याएं। तो यहां तक आपको समझ में आ गया, प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, इंटीजर, अभाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं, परिमेय संख्याएं। अब आपको यहां तक समझ में आ गया तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मैं इसको अब मिटा रहा हूं और हम लोग इसके बाद आगे चलेंगे। ठीक है, तो मैं मिटा लूं, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, ओके। तो अब हम आगे चलते हैं और अगला जो हमारा आएगा वो होगा अपरिमेय संख्याएं। ओके, परिमेय संख्याएं तक तो हमने देख लिया, अब हम आएंगे अपरिमेय संख्याएं कैसा होता है इसको देखेंगे। ठीक है, ये वास्तविक संख्याएं रियल नंबर चैप्टर है, क्लास 10th NCERT
1.1 का, जिसका हम लोग अभी परिचय देख रहे हैं। पहले इसका परिचय देख लेंगे, फिर हम लोग इसको अच्छे से सॉल्व भी करेंगे। ठीक है, अब देखिए परिमेय संख्याएं जो अभी हम देख रहे थे, परिमेय संख्याएं जिसको P बाई Q के रूप में हम डिनोट करते हैं, जहां पे Q इज नॉट इज इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, इसमें दो छोटा छोटा टॉपिक क्या है कि दशमलव के एक सीमा के बाद परिमेय संख्याएं समाप्त हो जाती हैं, शांत हो जाती हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल आप देखिए, जैसे 1/2 है। अब 2 को काटना है तो कैसे काटेंगे, तो इसको काटने के लिए नहीं जाएगा 1 में, तो दशमलव देंगे, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो 2 बचे 10, तो 0.5 ये हुआ। तो दशमलव की एक सीमा के बाद ये शांत हो जाती हैं, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, और दशमलव के बाद पूरी तरह से माने समाप्त हो जा रही है परिमेय संख्याएं। ठीक है, और दूसरा देखिए क्या टॉपिक होता है कि दशमलव के बाद समाप्त न हो। ठीक है, दशमलव के बाद समाप्त न हो और बारंबारता को दर्शाए, जैसे 1/3। 1/3 ये भी एक परिमेय संख्या है। ये भी क्या है, परिमेय संख्या है। परिमेय 1/3 भी परिमेय संख्या है, लेकिन जब यहां पे इसको काटेंगे तो पॉइंट देंगे तो 0 हो जाएगा, 10, तो लिखेंगे 3, 9 होगा, फिर पॉइंट है 10, फिर 3, फिर 3, ये चला जाएगा। तो दशमलव के बाद जो शांत न हो, ठीक है, वो भी अपरिमेय संख्या ही होगा, उसको हम लोग इस रूप में देखते हैं। ठीक है, ये चला जाएगा, इसको हम लोग बारंबारता भी बोलते हैं कि बारंबार ये चलता जाएगा। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग चलते हैं अपरिमेय संख्या की तरफ। अगला हमारा क्या है, अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं अगला हमारा है। यह संख्याएं भी P बाई Q के रूप में ही होती है। यह संख्या भी P बाई Q के रूप में ही होती है, जहां Q इज नॉट इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, P बाई Q के रूप में ही होता है, जहां Q इज नॉट इज इक्वल टू 0 होता है। अपरिमेय संख्या में भी यही होता है, लेकिन यह संख्या दशमलव के बाद शांत नहीं होती और बारंबारता को नहीं दर्शाती है। वहां तो क्या था कि दशमलव के बाद परिमेय संख्याएं शांत हो जाती थी या फिर बारंबारता को दर्शाती थी, लेकिन अपरिमेय संख्या भी P बाई Q के रूप में होने के बावजूद यहाँ पे ये शांत नहीं होती है और बारंबारता को नहीं दर्शाती है। ठीक है, जैसे देखिए आप, जैसे पाई। ठीक है, पाई का मान कितना होता है, पाई का मान तो आपको पता ही होगा, 3.145। ठीक है, ये होता है पाई का मान 3.1415, ये बढ़ते चला जाएगा। ठीक है, ये कभी समाप्त नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह का जो आएगा उसको हम लोग बोलते हैं अपरिमेय संख्याएं। एग्जाम्पल आप और भी देख सकते हैं, जैसे √2, ये भी एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, जो आपको कभी भी समाप्त नहीं होगा। ठीक है, शांत नहीं होगा, दशमलव के बाद भी ये बढ़ता चला जाएगा। √5 हो गया, √7 हो गया, पाई हो गया। ठीक है, तो इस तरह से ये जो है, ये सब जो अपरिमेय संख्या है, ये दशमलव के बाद शांत नहीं होती हैं और बारंबारता को भी नहीं दर्शाती हैं। ठीक है, मतलब ये दशमलव के बाद जो नंबर आएगा वो चेंज होते जाएगा, वो बार बार एक ही नंबर रिपीट नहीं करेगा। बारंबारता कहने का मेरा यही मतलब है। ठीक है, तो इस तरह का ये जो है अपरिमेय संख्या होता है। तो आपको मैंने बताया, अब मैं इसको मिटा देता हूं। आपको मैंने बताया
वास्तविक संख्याएं का जो परिचय था उसे मैंने आपको बताया, प्राकृत संख्याएं नेचुरल नंबर, पूर्ण संख्याएं, ठीक है, पूर्णांक, अभाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं, परिमेय संख्याएं, ठीक है। परिमेय संख्याएं का रूप भी मैंने बताया कि दशमलव के बाद कौन शांत होता है, कौन दशमलव के बाद बारंबारता को दर्शाता है, वो एग्जाम्पल। उसके बाद मैंने आपको अपरिमेय संख्या ही बताया। तो इन सब जो मैंने आपको बताया, इन सब के समूह को ही वास्तविक संख्या कहते हैं, यानी रियल नंबर, ठीक है। तो आइए अब हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। क्लास 10th एनसीईआरटी वास्तविक संख्याएं रियल नंबर का एक्सरसाइज 1.1। देखिए ये एनसीईआरटी का बुक है, बिल्कुल नया वाला, जो 2024-25 के लिए है, पहले वाला पुराना वाला नहीं, बिल्कुल नया वाला। तो इसमें एक्सरसाइज प्रश्नावली 1.1 को हम लोग शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले इसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। ये जो संख्या दिया हुआ है, ये देखिए हम दिखा रहे हैं आपको। पहला क्वेश्चन का ए 140, ठीक है। उसके बाद है 156, फिर है 3825, और फिर है 5005, और आखिरी है 7429। ठीक है। तो 1.1 के प्रश्नावली में ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि इनको अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। तो देखिए कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल है। इसको गुणनखंड के रूप में हम तोड़ते हैं। सबसे पहला वाला पे देख रहे हैं 140 है ना, इसको गुणनखंड के रूप में तोड़ते हैं। तो देखिए 140 गुणनखंड में तोड़ना है, 2 से करेंगे पहले तो कितने बार में जाएगा, 70 बार में चला जाएगा। फिर 2 से करेंगे तो कितने बार में जाएगा, 35 बार में जाएगा। अब 2 से नहीं जाएगा। 3 से जाएगा क्या, 3 से भी नहीं जाएगा। 5 से, हाँ तो 5 से जाएगा। तो 5 से करेंगे तो कितने बार में जाएगा, 7 बार में जाएगा। फिर करेंगे तो अब 5 से तो जाएगा नहीं, 6 से भी नहीं जाएगा, 7 से जाएगा। तो 7 से कितने बार में जाएगा, 1 बार में जाएगा। 1 आ गया तो मेरा रिजल्ट मिल गया। तो यहाँ पे मेरा क्या आया, 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7। तो हम लोग इसको लिखेंगे 140 बराबर 2 के पावर 2 गुने 5 गुने 7, क्योंकि ये 2 बार आया है, ठीक है। तो यही देखिए इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना था, ये इसका आंसर हो गया, है ना। सिंपल, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना है। आप लोग बस ध्यान से पूरा वीडियो को देखिए, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। आइए दूसरे पे चलते हैं। दूसरा क्या दिया हुआ है, 156। यहाँ पे मैं इसको एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं, ठीक है। 156 दिया हुआ है, तो ये मैंने लिख दिया 156। इसको करेंगे पहले 2 से ही देखते हैं। तो 2 से हो गया, 2 सते 14 और 2 अठे 16। फिर 2 से करेंगे, 2 तिया 6 और 2 नवा 18। अब 2 से नहीं जाएगा क्योंकि आखिरी में 9 हो गया। 3 से करेंगे, 3 से चला जाएगा, 3 एकम 3, 3 तिया 9। अब देखिए, अब 3 से भी नहीं जाएगा, 4 5 6 7 कुछ से नहीं जाएगा। अब सिर्फ 13 से ही जाएगा। तो 13 से जाएगा एक बार में 13। तो इसका हमको क्या मिल गया, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13। हम लोग इसको क्या लिखेंगे, 156 क्या मिल गया, 2 का स्क्वायर गुने 3 गुने 13। ये हो गया इसका आंसर।
समझ में आ रहा है ना आपको? बिल्कुल आसान है। चलिए अगला देखते हैं। अगला थोड़ा सा बड़ा 4 डिजिट का नंबर है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया 3825। आखिर में 5 है, ठीक है, तो 2 से ये शायद नहीं जाएगा। ये हो गया 2, दोनों 18, हाँ 2 से नहीं जाएगा, 3 से भी नहीं जाएगा। 3 6, 3 से भी नहीं जाएगा, तो आखिरी में 5 है, तो ये डायरेक्ट अब जाएगा 5 से। ये डायरेक्ट 5 से जाएगा, आप लोग चेक करते लाइएगा। तो 5 सते 35, यहाँ पे बचा 3, 3 पर 2 32, 5 छक्का 30 और 2 5 25, 50 25 कट गया। फिर 5 है तो 5 से चला जाएगा, तो 5 एकम 5, 2 पर 6 26, 50 25, 15, 5 दिया 15। अब 153 आ गया। अब ये 5 से नहीं जाएगा, ठीक है। अब क्या से जाएगा? अब देखिए ये चला जाएगा 3 से, 3 से चला जाएगा। 3 पचे 15 और 3 एकम 3, 51 हो गया, ठीक है। अब ये क्या से? अब कुछ से नहीं जाएगा, अब डायरेक्ट जाएगा ये अब ये डायरेक्ट जाएगा 51 से ही, ये किसी और नंबर से नहीं जाएगा, ठीक है। ये चला जाएगा 3 से जाएगा। 3 एकम 3 और 3 सते 21, ठीक है। अब आया 17। अब ये किसी से नहीं जाएगा, तो अब इसको डायरेक्ट 17 से करेंगे। 17 एकम 17, तो इसका हमारा क्या मिल गया? 5 गुने 5 गुने 3 गुने 3 गुने 17। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 38 25 इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर गुने 3 का स्क्वायर गुने 17, और ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। आप लोग ध्यान से देखिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसको मिटाता हूं और अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, ठीक है। तो आप लोग इसको अच्छे से देखिए और समझिए, और अगर आपको समझ में आ रहा हो अच्छे से तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। आप लोग लाइक नहीं करते हैं वीडियो को। ठीक है, चलिए मैं इसको मिटा दूं। तो अब इसको मिटा दे रहा हूं, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। आप पूरा अच्छे से ध्यान से अगर देखिएगा ना, तो एक एक क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा, और मैं एक एक क्वेश्चन आपको समझा रहा हूं और आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब मेरे पास 2 क्वेश्चन और है। पहला, तो अगला क्वेश्चन मेरा क्या आ गया है? 5005, ठीक है ना। 5005, इसको गुणनखंड करते हैं। तो इसको देखिए हम लोग 5 से करेंगे पहले, तो ये हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा 1, ठीक है। 1001 से कट जाएगा 5 बार में 5005, ठीक है ना। अब इसको क्या करेंगे? अब किससे करेंगे? 7 से कटेगा क्या? देखिए तो ये हो जाएगा 7 से 14 बार में 14 सते 98 और 2 पर 1 21, 17 21, 143, 7 से कट गया। अब क्या से जाएगा? अब 11 से जाएगा। ये देखिए 11 एकम 11, 3 पर 3 33, 11 तिया 33। अब जाएगा ये 13 से, 13 एकम 13। तो मेरा रिजल्ट क्या मिला? 5005 इज इक्वल टू 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13, यही हो जाएगा आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है मेरा। अगला दिया हुआ है 7429, ठीक है। इसको करते हैं 7429।
गुणनखंड में तोड़ेंगे इसको, तो इसको देखिए अब क्या से जाएगा, बड़ा डिजिट है, लास्ट में 9 है, 2 से तो जाने का बात नहीं है, 4 भी नहीं जाएगा, 5 7 8 नहीं 11 13 से भी नहीं जाएगा, 17 से जाएगा। देखिए 17 से ये चला जाएगा, तो 17 से कैसे जाएगा, 17 34 17 51 17 चौके 68, 4 बार में 68 हुआ, बचा 6, 6 पर 2 62, तो 17 तिया 51, ठीक है, तो बचा कितना 11, 11 बचा ना, तो 11 बचा, तो ये हो गया 119, 17 सते 19 से, ये देखिए 17 से चला गया 437 बार में, ठीक है। अब देखिए अब ये क्या से जाएगा, तो अब ये जाएगा आखिरी में 7 है, तो 17 से तो जाएगा नहीं, 18 से तो जाने का बात नहीं है, 19 से करके देखते हैं, 19 से देखिए करके देखते हैं, तो 19 दूनी 38, 19 दूनी हो गया 38, तो 2 और 3 5, 5 5 57, 19 तिया 57, 3 बार में चला गया। अब 23 है, किसी से नहीं जाएगा, तो ये 23 से ही जाएगा एक बार में, तो हमारा क्या मिला 7429 बराबर हो गया 17 गुणे 19 गुणे 23। मैंने कर लिया, आपको अगर करने में दिक्कत होगा तो आप नॉर्मल जो गुना करते हैं भाग करते हैं वैसे बिल्कुल बच्चा क्लास में बताया गया है 2-3 में, मैंने पहले ही बताया है, आप वैसे भाग करके डिवाइड करके देख सकते हैं। तो ये देखिए प्रश्नावली 1.1 का हमने पहला क्वेश्चन का पांचों जो दिया हुआ था क्वेश्चन उसको बना दिया, अभाज्य गुणनखंड निकालना था इसका, ठीक है। आइए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन, चलिए आइए, तो आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM को ज्ञात कीजिए तथा जांच कीजिए कि HCF गुणे LCM है। ये जो दिया हुआ है इसका LCM और HCF निकालना है और ये देखना है कि दोनों का गुणा करने पे बराबर आता है कि नहीं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, पहले इस दोनों का LCM और HCF निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, LCM निकाल लेंगे। तो LCM निकालने के लिए क्या करते हैं, वही गुणनखंड करते हैं, तो गुणनखंड करते हैं, आइए 26 का करते हैं, 2 से करेंगे 13 बार में, फिर 13 से करेंगे 1 बार में, तो ये हो गया 2 गुणे 13, ठीक है। फिर 91 का करेंगे, तो 91 का डायरेक्ट जाएगा आपको 7 से, 7 से जाएगा 13 सते 91, फिर जाएगा 13 से 1 बार में, तो इसका हो गया 7 गुना 13, दोनों का गुणनखंड कर लिए। तो अब हमको इन दोनों में कॉमन क्या मिला, कॉमन क्या मिला हमको 13, 13 दोनों में है, यहां भी है यहां भी है ना, तो इन दोनों का कॉमन मिल गया, तो ये हमारा हो जाएगा HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, HCF हमको मिल गया 13, HCF 13 मिल गया, और LCM कितना मिल जाएगा, तो LCM बराबर हो जाएगा, LCM बराबर 2 गुने 7 गुने 13, ठीक है, 2 गुने 7 गुने 13, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 सते 91 और 91 दूनी के 91 गुने 2 करेंगे तो 9 दूनी 18 180 और 2 182, ठीक है। तो हमारा HCF मिल गया 13 और LCM मिल गया 182। अब ये दोनों को हमको देखना है गुना करके कि ये दोनों बराबर है कि नहीं। तो क्या है हमारा पहला 26 गुने 91, इसको गुना कीजिए, तो गुना तो आपको करने आता ही है, तो 26 से कम हो गया 26, 26 का 6 हो जाएगा, ठीक है, 26 का 6 हो जाएगा, हाथ में 2 और 26 गुने 9 कीजिए,
तो 26 गुने 9 कीजिएगा तो कितना होगा? 234 होगा। 234 और 2 236, 236 यानी कि 2366। एलसीएम और एचसीएफ का गुना किया तो कितना आया? 2366। अब जरा इसको भी गुना करके देख लीजिए कि ये सही है कि नहीं। हमारा एलसीएम और एचसीएफ कितना आया था? एलसीएम गुना एचसीएफ, तो ये हो जाएगा हमारा 182 गुना में 13, और इसको जब गुना करेंगे तो 13 दूनी के 26 के 6, हाथ में 2 हो गया, 13 8 74 से 104 और 2 106, 106 का फिर से 6 हो जाएगा तो 10 बचेगा हाथ में, 13 एकम 13 और 10 23। देखिए आ गया ना, यही था 2366 2366। तो दोनों का हमने एलसीएम निकाला, एचसीएफ निकाला और गुणा करके देख लिया कि आपस में ये बराबर हैं कि नहीं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारा हो गया। अब दूसरा पे चलते हैं। पहले मैं इसको मिटा देता हूं। दूसरा क्वेश्चन हमारा है, पहला तो हो गया, दूसरा है 510 और 92। तो पहले 510 का निकालिए, 510 का गुणनखंड करेंगे तो ये तो 5 से चला जाएगा आसानी से, 5 एकम 5, 0, 5 दूनी के 10। ठीक है, फिर ये चला जाएगा कितना से? फिर ये चला जाएगा 2 से, शायद चला जाएगा, 2 पच्चे 10, 2 एकम 2, फिर चला जाएगा 13 से, नहीं सॉरी 17 से, या 3 से भी कर सकते हैं, 3 17 17 तिया 51, फिर हो जाएगा ये 17 से, 17 एकम 17। तो हमारा आ गया 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17, 510 का। अब आइए 92 का। 92 का जब करेंगे तो 2 से करेंगे, 2 चौके 8, 2 छक 12, 2 दूनी के 4, 2 तिया 6, और अब डायरेक्ट 23 से ही जाएगा तो 23 एकम 23। तो इसमें हमको मिल गया 2 गुने 23। ठीक है, अब कॉमन इन दोनों में देखिए क्या मिला हमको। तो कॉमन मिल गया हमको 2, यहां भी है और यहां भी है, तो हमारा HCF हो जाएगा, HCF बराबर 2। HCF हमको मिल गया। अब LCM निकालना है, तो LCM निकालने के लिए गुणनखंड मिल ही गया है, तो क्या करेंगे? LCM बराबर हो गया हमारा 2 गुना 1 2 हो गया 3, 3 गुना 5, 5 गुना 17 गुना 23। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 दूनी 4 तिया 12 पचे 60, 60 तो आ ही गया, 60 गुना में 17 गुना में 23, तो 17 छक हो गया दिलोतर से 102, ये 0 बैठ जाएगा, तो 1020 गुना में 23। अब 1020 को 23 से गुना कर लीजिए, 1020 गुना में 23 जब गुना होगा तो ये हो जाएगा 3 0 0, 3 दूना 6, 3 0 0, 3 एकम 3, ये कटा 2 0 0, 2 दूनी 4, 2 0 0, 2 एकम 2, तो ये हो जाएगा 0 6 4 3 2, 23 460। तो इसको जब गुना कीजिएगा तो आएगा 23 460। आपको यहां नहीं दिख रहा होगा गुना जो मैंने किया, तो देखिए यहां पे दिखा दे रहा हूं। LCM हमारा हो गया कितना? 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17 गुने 23, तो 2 दूनी 4 तिया 12 पचे 60, तो ये हो गया 60 गुने 17 गुने 23। 60 से 17 में गुना कीजिएगा तो 17 से 102, तो ये हो जाएगा 102 पे 0 बैठ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1020 और गुना में 23। अब 1020 को 23 में जब गुना कीजिएगा तो हमारा आएगा
23,460। तो 23,460 हमारा क्या हो गया, एलसीएम। ठीक है, तो हमारा एलसीएम मिल गया और एचसीएफ मिल गया। आप गुणा करके देख लीजिएगा, बिल्कुल सेम आएगा जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया, या फिर मैं इसको मिटा के गुणा भी कर दूंगा। ठीक है, तो गुणा करके आप देख लीजिए। 510 गुणा में 92 है, 2 0 0, 2 एकम 2, 2 पचे 10, 9 0 0, 9 एकम 9 और 9 पचे 45, 0 2 9 5 1 6 4। ठीक है, 46,920। 510 और 92 को जब गुना करिएगा तो कितना आएगा, 46,920 इन दोनों को गुणा करने पे। और हमारा ये कितना आया है, 23,460 गुने 2, एलसीएम गुने एचसीएफ। देखिए मैं करके दिखा दे रहा हूं, इसको मैं मिटा देता हूं। ठीक है, जगह थोड़ा कम पड़ रहा है इसीलिए इसको मिटाना पड़ रहा है, आप लोग स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं। तो यहां पे देखिए हमारा एलसीएम कितना आया था, एलसीएम आया था 23,960, यही ना आया था, सॉरी 23,460 था ना, 23,460। और एचसीएफ कितना आया था, एचसीएफ आया था 2। तो एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर 23,460 गुणा में 2 बराबर हो जाएगा 46,920। ये बिल्कुल बराबर है, 510 गुणे 92 किए तो बराबर आ गया। ठीक है, सही है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, इसको भी मिटा दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन है 336 और 54 निकालेंगे। तो ये हो जाएगा 2 से, 2 एकम 2 13, 2 छक 12 16, 2 अठे 16, फिर 2 से, 2 अठे 16, 2 चौके 8, फिर 2 से, 2 चौके 8, 2 दूनी के 4, फिर 2 से, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, फिर 3 से, 3 सते 21, फिर 7 से, 7 एकम 7। तो हमारा आया 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 7। ठीक है, अब देखिए 54 का 2 से करेंगे, 2 दूनी के 4 14, 2 सते 14, 2 से नहीं जाएगा, 3 से करेंगे, 3 नवा 27, फिर 3 से करेंगे तो 3 तिया 9, फिर 3 से करेंगे तो 3 एकम 3। तो इसका आ गया 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3। अब देखिए इन दोनों का, ये हो गया 336 का और ये हो गया 54 का। इन दोनों में कॉमन क्या है, तो दोनों में कॉमन सिर्फ एक 2 है और एक 3 है, यही दोनों कॉमन है। तो HCF हो जाएगा, HCF बराबर 2 गुने 3 बराबर 6, 6 HCF हो गया। अब LCM क्या हो जाएगा, तो LCM गुना कर दीजिए इन लोग को। तो देखिए यहां पे इन दोनों का हमने निकाल लिया गुणनखंड, 336 का और 54 का। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, इसमें 2 है और 3 है, तो HCF क्या हो गया, 2 तिया 6। ठीक है, अब LCM निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 1 2 3 4, ये हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, और LCM क्या हो जाएगा 1 2 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 और एक 7 है, तो हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, और ये हो जाएगा 3 तिया 9 तिया 27 गुने 27 और गुने में 7, तो 16 सते बलोतरा से 112 गुने में हो गया 27, और 27 दूनी 54 के 4 हाथ में 5, 27 से कम 27 और 5, 30 दो 32 के 2 हाथ में 3, 27 से कम 27 और 3 28 29 30। तो ये हो जाएगा हमारा 3024
एलसीएम, ठीक है। तो एलसीएम कितना हो गया 3024। अभी दोनों को मल्टीप्लाई करके आप देख लीजिए, ठीक है, या मैं दिखा देता हूं आपको, देख लीजिए। इसको मैं मिटा देता हूं। हमारा था एलसीएम कितना आया था 3024। अब एचसीएफ कितना आया था 2, और सॉरी 6 आया था ना, एचसीएफ आया था 6। अब होता है एलसीएम गुने एचसीएफ, तो कर लीजिए 3024 गुना में 6 144, यहां भी आ गया 18 144। देखिए आंसर है ना। तो इस तरह से हमारा दूसरा क्वेश्चन भी समाप्त हुआ। अब चलिए तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ठीक है। तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन देखिए थर्ड का, मैं लिख दे रहा हूं पहले। क्वेश्चन थर्ड का ए है 12, 15 और 21, बी है 17, 23 और 29, और सी है 8, 9 और 25। आइए अब देखते हैं। तो पहले 12 का करते हैं गुणनखंड। तो 2 छक 12, 2 तिया 6 और 3 एकम 3, तो इसका आया 2 गुने 2 गुने 3। फिर 15 का करेंगे तो हो जाएगा 3 पचे 15, 5 एकम 5, तो ये हो गया 3 गुने 5। फिर 21 का करेंगे तो 21 का होगा डायरेक्ट 3 से, 3 सते 21 और 7 से 7 एकम 7, ये हो जाएगा 3 गुने 7। अब गुणा करिएगा तो 2 दूनी 4 तिया 12 तिया 36, ऐसे कर लीजिए। 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 5 गुने 3 गुने 7। तो इन तीनों में कॉमन क्या है 3 कॉमन है, ठीक है। तो 3 को निकाल दीजिए तो एचसीएफ हो गया हमारा 3, और एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम बराबर हो जाएगा आपको 2 गुने 2 4 गुने 3 गुने 5 गुने 7, तो 2 दूनी 4 दिया 12 पचे 60 गुने 7, 7 छक 42, 420, ये हो गया हमारा एलसीएम। तो एचसीएफ 3 आया और एलसीएम 420 आया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, इसको मिटा दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 17, 23 और 29। 17 का निकालते हैं पहले। तो 17 का निकालेंगे तो जाएगा ये सिर्फ 17 से एक बार में। फिर 23 का करेंगे 23 से ही जाएगा एक बार में, और 29 का भी करेंगे तो 29 से जाएगा एक बार में। तो इन तीनों का 17 गुणे 23 गुणे 29 एलसीएम करिएगा तो आ जाएगा, इन तीनों को गुणा आप कर लीजिएगा, 17, 23 और 29 का 11 339 होगा। ये मैंने गुणा कर लिया है एलसीएम, और एचसीएफ तीनों का हो जाएगा 1, ठीक है। आप गुणा कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 8, 9 और 25। तो 8 का देखते हैं। 8 का 2 चौके 8,
दो दूनी के 4, 2 एकम 2, 9 का देखिए 3 तिरी 9, 3 एकम 3, 3 गुने 3 और ये आया 2 गुने 2 गुने 2। उसके बाद 25 का देखिए 5 से 50 25 और 5 एकम 5, 5 गुने 5। ठीक है, HCF देखिए क्या कॉमन है, तीनों में कुछ कॉमन नहीं है तो HCF हो जाएगा 1, कुछ कॉमन नहीं है तो LCM कितना हो जाएगा, LCM हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 6 और 3 तिया 9, 9 छक 72 गुना 25। अब करेंगे तो 25 दूनी 50 के 0, हाथ में 5 और 25 सत्ते हो गया 175 और 5 80, तो 1800 हो गया ये LCM। तो HCF हो गया 1 और LCM हो गया 1800। ठीक है, तो इस तरह से हमारा तीसरा क्वेश्चन भी खत्म हुआ। अब आइए चौथा क्वेश्चन की तरफ से चलते हैं। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चल रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 कि HCF दिया गया है। ठीक है, HCF जो है वो दिया गया है, HCF 306 और 657 बराबर क्या दिया हुआ है 9 और LCM भी है, LCM 306 और 657 ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। ठीक है, HCF दिया हुआ है और LCM ज्ञात करना है। ठीक है, आपको HCF दिया हुआ है, HCF बराबर 9 दिया हुआ है और LCM ज्ञात करना है इस नंबर का। तो इसके लिए देखिए क्या करते हैं, जब इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आपको मैंने फॉर्मूला एक बताया था, LCM गुने HCF बराबर फर्स्ट नंबर गुने सेकंड नंबर। ये देखिए होता है LCM गुने HCF बराबर फर्स्ट नंबर गुने सेकंड नंबर। ठीक है, फर्स्ट नंबर गुने सेकंड नंबर, बस आपको फॉर्मूला में पुट कर देना है, आंसर आ जाएगा। तो HCF LCM तो हमको निकालना है तो LCM ऐसे ही छोड़ देंगे, LCM गुने HCF क्या दिया हुआ है 9 बराबर फर्स्ट नंबर क्या है 306 गुना सेकंड नंबर क्या है 657। तो LCM तो ऐसे ही रहेगा बराबर 306 गुना में 657, ये इधर गुना में है उधर जाएगा तो भाग में आ जाएगा 9। अब 9 से इसको काटिए, 9 तिया 27, 2 पर 6 26 हुआ। ठीक है, 9 18 9 तिया 27, सॉरी 3 पर 6 36 हुआ, 9 चौके 36 34, तो ये हो गया 34 गुना में 657। इसको गुना कर लीजिए। ठीक है, आप इसको गुना कर सकते हैं, मैंने गुना कर लिया है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं ऐसे ही डायरेक्ट कर लेता हूं। तो ये हो जाएगा 22,338, ये इसका LCM निकल गया। ठीक है, कोई डाउट किसी को, सबको समझ में आ रहा है अच्छे से? चलिए अब अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसको मिटा दूं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। दिया हुआ है कि n के लिए 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त होगी। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि कोई भी ऐसी संख्या जो 0 पे समाप्त होती है, मैंने आपको पहले बताया है, कोई भी ऐसी संख्या जो 0 पर समाप्त होती है उसके लिए अभाज्य गुणनखंड 2 गुने 5 के रूप में होते हैं। देखिए कोई भी ऐसी संख्या जो 0 पर समाप्त होगी
उसके अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं? 2 गुने 5, 2 गुने 5 के रूप में होते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको परिचय में बताया था कि कोई भी ऐसी संख्या जो 0 पे समाप्त होती है उसके गुणनखंड क्या होते हैं? 2 गुने 5 के रूप में होते हैं। अगर ये गुणनखंड का जोड़ा बनता है, ठीक है, हम लोग इसको करके देखते हैं। अगर ये गुणनखंड का जोड़ा बनता है तो 0 पे समाप्त होगी, और अगर नहीं बनता है तो नहीं होगी। हमको यही जांच करना है इसमें। तो आइए 6 का गुणनखंड लेके देखते हैं। 6 का गुणनखंड लेंगे तो करेंगे 2 से 3 बार में जाएगा, 3 से 1 बार में जाएगा, तो क्या आया? 2 गुना में 3। तो क्या ये जोड़ा बना? नहीं, ये जोड़ा नहीं बना, क्योंकि 2 गुने 5 के रूप में आना चाहिए था, 2 गुने 3 के रूप में आया। ठीक है, तो n जो एक प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या है n, ठीक है, 6n जो दिया हुआ है ये प्राकृत संख्या है। तो किसी भी मान के लिए n 0 पे समाप्त नहीं होगी, किसी भी मान के लिए के 0 पर समाप्त नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि ये जोड़ा आपस में नहीं बना, 2 गुने 5 के रूप में होते हैं, तब 0 पे समाप्त होती है। तो हमें जांच करना था, तो हम जांच कर लिए। ठीक है, तो जांच करना था तो 0 पे समाप्त अगर है या नहीं है, यही का जांच करना था। तो 2 गुने 5 में होता तो 0 पे समाप्त होता, 2 गुने 5 में नहीं हुआ तो 0 पे समाप्त नहीं होगी। बस हमको यही करना था। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि हमें 2 संख्याएं दी गई हैं। ठीक है, 2 संख्याएं क्या दी गई हैं? 7 गुने 11, 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13, और एक और संख्या क्या है? एक और संख्या है 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5। ठीक है, हमें जांचना है कि ये दोनों भाज्य संख्या क्यों है, ये दोनों भाज्य संख्या क्यों है, हमें ये जांचना है। भाज्य संख्या क्यों है, यही जांच करना है। तो मैंने आपको परिचय में बताया था कि भाज्य संख्या का एक और खुद के अलावा अगर कोई और गुणनखंड होता है, कोई और से डिवाइड होता है, तो वो भाज्य संख्या होता है, और अगर एक और खुद से ही सिर्फ होगा तो भाज्य संख्या नहीं होता है, फिर अभाज्य संख्या हो जाता है। तो हमें इन दोनों में यही जांचना है कि ये दोनों भाज्य संख्या है कि नहीं। तो अगर इन दोनों का गुणनखंड एक और खुद के अलावा भी अगर बनता है तो ये भाज्य संख्या होगी, और अन्यथा नहीं होगी। तो आइए हम लोग क्या करते हैं इसको, ठीक है, गुणनखंड करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसको लेते हैं, इसको। तो यहाँ पे हम देखिए ये जो दिया हुआ है 7 गुने 11 गुने 13 गुने, नहीं सॉरी 13 प्लस 13 है ना, प्लस 13। इसमें हम क्या करते हैं कि 13 को कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, क्योंकि 13 इधर भी है 13 इधर भी है, तो 13 को कॉमन ले लिए। तो यहाँ पे बचा 7 गुने 11 गुने 1, ठीक है, और प्लस में यहाँ कॉमन ले लिया है तो यहाँ भी 1 ही बचा। तो अब ये हो गया 11 7 77 गुने 1, 77 प्लस 1 78। यहाँ ब्रैकेट और 13 के बीच में कुछ नहीं था तो गुना होता है, तो 13 गुने 78 करिए। तो 13 गुने 78 जब करिएगा, 13 गुने 78, तो हमारा सॉरी 13 और 78 दो आया यहाँ। तो अब इन दोनों का गुणनखंड कर लीजिए। तो 78 का भी गुणनखंड करके देख लेते हैं, 78 का भी गुणनखंड कर लेते हैं। तो 2 से करेंगे 2 तिया 6, 2 9 18, 3 से करेंगे 13 तिया 39, फिर 13 से करेंगे 13 एकम 13।
तो ये हो गया 1 13 तो था ही, और उसके बाद हो गया 2 गुने 3 गुने 13। तो देखिए खुद के अलावा इसके कई और सारे गुणनखंड हैं, ठीक है। तो ये संख्या भाज्य संख्या होगी क्योंकि इसका 1 के अलावा भी और कई सारे गुणनखंड हैं, इसीलिए ये भाज्य संख्या होगी, ठीक है। तो यही हमको जांचना था। ऐसे ही ये भी है, इसको भी कैलकुलेट करके देखिएगा तो ये भी भाज्य संख्या है क्योंकि इसका भी ऐसे ही दिख रहा है, खुद के अलावा बहुत सारा गुणनखंड है, तो ये भी भाज्य संख्या होगी, ठीक है। तो इसको आप करिएगा, नहीं समझ में आया तो कमेंट करिएगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं, जो इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन है। आखिरी क्वेश्चन है इस चैप्टर का, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है इसलिए मैं क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूं। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, ठीक है। वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट और मैदान का चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। तो हमने रवि को R से डिनोट कर दिया, रवि को लगते हैं 12 मिनट, और सोनिया को S से डिनोट कर दिया, सोनिया को लगते हैं 18 मिनट, ठीक है। मैदान का चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट, सोनिया को 8 मिनट, ये S है ना, S। सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। तो मान लीजिए दोनों एक ही स्थान से एक ही समय पे चलना प्रारंभ करते हैं। ये वो स्थान है जहां से एक ही समय पे एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं। तो कितने समय बाद वो पुनः प्रारंभिक स्थान पे मिलेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन लंबा था, मैंने पढ़ दिया। रवि और सोनिया एक वृत्ताकार खेल के मैदान में एक प्रारंभिक स्थान, जिसको डिनोट करके मैंने लिख दिया है, प्रारंभिक स्थान है ये, इससे चलना प्रारंभ करते हैं, इस दिशा में मान लो चलना प्रारंभ करते हैं। ऐसे घूम के वापस कितने समय बाद वो यहां मिलेंगे। ऐसे दोनों जब अलग अलग चक्कर लगाते हैं तो रवि को 12 मिनट लगता है और सोनिया को 18 मिनट लगता है। लेकिन जब एक ही समय पर एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करेंगे तो दोनों को कितना लगेगा। कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल है। हम लोग क्या करेंगे कि एलसीएम ले लेंगे 12 और 18 का, एलसीएम ले लेंगे। तो 12 का लेंगे, पहले गुणनखंड कर लेते हैं। तो 2 छक 12 और 2 तिया 6 और 3 एकम 3। तो 12 का हमारा क्या आ गया, 12 का आया 2 गुने 2 गुने 3, और 18 का ऐसे ही ले लेंगे हम लोग। 18 का 2 9 18, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। तो 18 का क्या आया, 2 गुने 3 गुने 3। तो हम लोग इसको लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3, 2 दूनी 4 तिया 12 और 12 तिया 36, यानी कि 36 मिनट के बाद वो एक दूसरे से मिलेंगे। ये हो जाएगा आंसर, 36 मिनट के बाद वो दोनों एक दूसरे से मिलेंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी समाप्त हुआ। कक्षा 10 का एनसीईआरटी का प्रश्नावली 1.1 वास्तविक संख्या जो रियल नंबर था, ये समाप्त हो गया। अगले वीडियो में हम मिलेंगे 1.2 के साथ, प्रश्नावली 1.2 के साथ। तब तक आप लोग वीडियो को देखिए और वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि हमारे आगे आने वाले वीडियो की इंफॉर्मेटिव वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। तब तक के लिए थैंक यू, आप देखते रहिए।